एपिसोड 76। क्या आपके पास एक गर्लफ्रेंड है? रात के 10 बज चुके थे जब विवान को रहने के लिए एक कमरा मिला। यह एक 5 सितारा होटल चिड़ा के अंदर था। विवान ने एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में चेक इन किया और इसकी कुल लागत 63,000 रुपये प्रति रात थी। जैसे हमेशा होता है, किराने के विभाग की दैनिक बिक्री से आए। हालांकि जो पैसे बिक्री से कमाए गए थे वे उसके खाते में नहीं भेजे गए, लेकिन दिन के अंत में ये राशि सिस्टम द्वारा गुणा की जाती थी। जब पैसे को 100 गुना बढ़ा दिया जाता था तो सिस्टम मूल राशि को किराने के विभाग के खातों में छोड़ देता था और गुणा की गई राशि का संतुलन उसके वर्तमान खाते में भेज दिया जाता था। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस 5,12,43,24,890 रुपये। यह उसका वर्तमान बैलेंस था जब उसने एक पूरे हफ्ते के लिए स्वीट में रहने की लागत चुका दी थी। विवान इस हफ्ते का उपयोग यहाँ चीजों को स्थिर करने और यदि संभव हो तो विस्तार करने के लिए करना चाहता था। वह पहले ही स्नान कर चुका था और बस इंटरनेट पर पोस्ट देख रहा था जब एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया कि उसे टीएम टेक्स्ट मीट से एक संदेश मिला है। जब उसने इसे टैप किया तो उसे पता चला कि यह संदेश सान्या का था। चूंकि वे पिछले दिन अलग हो गए थे, उन्होंने फिर से बात नहीं की थी। अब जब उसने उसे टेक्स्ट किया तो विवान को याद आया कि वह कम से कम सोने से पहले एक खूबसूरत लड़की से चैट करके अपना समय बिता सकता है। सान्या, नमस्ते, क्या तुम सो गए? विवान, नमस्ते, मैं अभी तक नहीं सोया, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे सोने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सान्या, क्या तुम किसी चीज में व्यस्त हो? विवान, हाँ, मैं एक खूबसूरत लड़की से चैट करने में व्यस्त हूँ। विवान के जवाब देने के बाद लगभग 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक जवाब आया। सान्या, तुम लड़कियों को चिढ़ाना अच्छी तरह जानते हो। विवान, तुम ही एकमात्र लड़की हो जिसे मैंने कभी चिढ़ाया है। सोमेश्वर सिटी में ग्लेज होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपने कमरे में सान्या ने जब विवान का जवाब पढ़ा तो वह शर्म से लाल हो गई। क्या वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? उसने अपने आप से पूछा। एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई जब उसने एक जवाब टाइप किया। सान्या, खैर, यही तो सभी पुरुष कहते हैं। यह जवाब देखकर विवान ने अपनी भौहें चिढ़ाईं। खैर, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी यह मायने नहीं रखता कि वे सभी एक ही बात कहते हैं। उसने फिर एक जवाब टाइप किया। विवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सभी पुरुषों में से नहीं हूँ। मैं विवान हूँ। सान्या ने इस जवाब पर हंसते हुए सोचा, बिल्कुल, पुरुषों के पास हर सवाल का जवाब होता है। फिर उसने एक पल सोचा और जवाब दिया। सान्या, वैसे मैं आज व्यस्त थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं जा सकी। शीतल ने मुझे बताया कि तुम दोनों मिले थे, तुम्हें वह कैसी लगी? जब उसने देखा कि उसने विषय बदल दिया है, विवान ने प्रवाह के साथ आगे बढ़ा। विवान, उसकी शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव के अनुसार वह अच्छी है। प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन शुरू करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। सान्या, मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ संतुष्ट हो। ओह, तुम 1 हफ्ते में उसका मूल्यांकन क्यों शुरू करने जा रहे हो? विवान, मुझे लगता है कि 1 हफ्ता मेरे लिए बदलाव देखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। किराने के विभाग में दैनिक बिक्री होती है, इसलिए भले ही केवल एक न्यूनतम बदलाव हो, यह एक बदलाव है। इसलिए ये केवल इस पर निर्भर करेगा कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। सान्या को विवान की बात से सहमत होना पड़ा। अगर वह 1 हफ्ते में बड़े सकारात्मक बदलावों की उम्मीद कर रहा था तो उसे एक बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती। लेकिन ये देखकर कि विवान बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं कर रहा था, उसने सिर हिलाया। कभी कभी चीजों को धीरे धीरे लेना अच्छा होता है। अगर विवान को उसके विचारों के बारे में पता होता तो वह बस हंसता और कहता, पूंजी? एक पूरा अरब सेवाओं, बिक्री और अन्य चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये केवल कुछ दिनों में बड़े बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था, बशर्ते कि जो चीजों को संभाल रहा था वह निर्णायक था। सान्या, मम्मा, यह अच्छा है कि सब ठीक है। विवान, तुम्हारे हिस्से पर तुम कैसे कर रही हो? क्या तुम बिल्डिंग में जाने पर विचार कर रही हो? सान्या ने एक पल सोचा और एक निर्णय लिया। सान्या, भविष्य में अगर कंपनी बढ़ती है तो मैं अपनी दोस्त को वहां जाने के लिए कहूंगी। वर्तमान में यह अभी भी छोटा है और पूरे फ्लो की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बिल्डिंग में हम वर्तमान में हैं वह बुरी नहीं है। ये देखकर कि सान्या बिल्डिंग में जाने के लिए इच्छुक नहीं थी, विवान ने उस पर जोर नहीं दिया। अगर वह ऐसा करना चाहती थी तो वह करेगी, लेकिन अब जब वह अपनी योजनाएं बना रही थी, विवान उन्हें बाधित नहीं करेगा। विवान, तुम कभी भी आ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लो आरक्षित करूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन सा नंबर चाहोगी। सान्या, ठीक है, क्या तुम कल फ्री हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस समय सान्या सोच रही थी कि सोमेश्वर सिटी में कुछ निपटाने के लिए विवान की मदद की आवश्यकता है। विवान ने सोमेश्वर सिटी के युवाओं के साथ एक बंधन बना लिया था। दूसरी ओर, हालांकि उसके परिवार की ताकत थी, यह मुख्य रूप से राजधानी में थी। चाहे वे कितने भी मजबूत हों, सोमेश्वर सिटी में उनका प्रभाव छोटा था और उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था।
विवान, यह इस समय एक समस्या होने जा रही है क्योंकि मैं इस समय वेंचर सिटी में हूँ। सान्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विवान अब सोमेश्वर सिटी में नहीं है। उसने सोचा कि क्या उसके पास कोई आपात स्थिति है या वेंचर सिटी में कुछ काम है। हालांकि उसने यह नहीं पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। उसे थोड़ा निराशा महसूस हुई कि उसने उसे छोड़ने से पहले सूचित नहीं किया। जब उसने देखा कि उसका मूड थोड़ा गिर गया है तो वह अपने आप पर आश्चर्यचकित हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मैं चाहती हूं कि वह मुझे बताए जब वह जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इतने परिचित हैं कि वह मुझे ऐसी बातें बताए। सान्या, ठीक है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। शुभ रात्रि। विवान ने जब यह जवाब देखा तो वह चौंक गया। उसके साथ क्या हो रहा है? क्या उसे लगता है कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता और वह मुझसे नाराज है? विवान का दिल एक पल के लिए कस गया जब उसने टाइप किया। उसने देखा कि वह अभी भी ऑफलाइन नहीं हुई थी, इसलिए वह जानता था कि वह टेक्स्ट देखेगी। विवान, एक पल रुको। तुम किस परेशानी का सामना कर रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, भले ही मैं वहां ना हो। सान्या ऐप से बाहर निकलने ही वाली थी जब उसने विवान का टेक्स्ट देखा। उसने एक पल के लिए संकोच किया, फिर उसे पढ़ा। वह इस समय बातचीत समाप्त करना चाहती थी क्योंकि वह असहज महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसका था जो उसके हाथ से छिनने वाला था। उसे इस बात का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन अंत में उसने बस चैट करना बंद करने और एक पल के लिए खुद को शांत करने का फैसला किया क्योंकि इस समय उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी कोई लड़की है? या क्या तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहे थे और उसे यह पूछने की इच्छा हो रही थी। वह डर रही थी कि अगर उसने अब नहीं रोका तो वह ऐसा सवाल पूछने में सक्षम हो जाएगी। और ये देखते हुए कि वे एक दूसरे को जानने के लिए बस शुरुआत कर रहे थे, विवान को यह महसूस हो सकता था कि वह उसकी व्यक्तिगत समस्याओं में हस्तक्षेप कर रही है। इससे उनके बीच का रिश्ता टूट सकता था। कुछ समय तक पढ़ने के बाद उसने जवाब दिया, सान्या, कुछ गैंगस्टर हैं जो कंपनी के स्थान के आसपास घूमते हुए लग रहे हैं। जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका लक्ष्य कंपनी है। मुझे नहीं पता कि वे कंपनी या मुझ पर क्यों निशाना बना रहे हैं, लेकिन अंत में वे एक खतरा है जो अगले क्षण में फट सकता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ मेरे संबंध कमजोर हैं, मैं नहीं जानती कि उन्हें वहां किसने भेजा। जब तक वे कुछ ऐसा नहीं करते जो कानून तोड़ता है, मैं पुलिस को नहीं बुला सकती। सान्या इस समय वास्तव में निराश थी। जब उसने टाइप करना शुरू किया तो उसे अचानक लगा कि वह विवान को अपने दिल की सारी बातें बता सकती है। इस समय उसने अचानक उन आवेगों को भुला दिया और अपने दिल की सारी परेशानियां बयां कर दीं। जब विवान ने गैंगस्टर शब्द पढ़ा तो उसे तुरंत कुछ गलत लगने लगा। जब उसे पता चला कि वे सान्या को निशाना बना रहे हैं तो उसके दिल में स्वाभाविक गुस्सा उमड़ने लगा और वह तुरंत सुइट से बाहर निकलकर सोमेश्वर सिटी लौटने के लिए तैयार हो गया। बस एक पल गहरी सांस लेने के बाद विवान अंततः अपने आप को शांत करने में सक्षम हुआ। उसे अभी भी एक मिशन पूरा करना था और एक दांव जीतना था। एक कंपनी थी जिसमें उसे अभी भी बदलाव करने थे। विवान, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकती हो कि वे इस हफ्ते के दौरान हमला न करें? मैं इस हफ्ते के अंत तक या पहले तुम्हारे लिए उन्हें संभालने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। हालांकि सान्या उसकी बातें नहीं सुन सकती थी और केवल उन्हें पढ़ सकती थी, लेकिन उसे इन शब्दों में आत्मविश्वास महसूस हुआ। इससे उसका दिल शांत हो गया। लेकिन इसी समय आवेग फिर से लौट आया। उसने स्क्रीन पर धन्यवाद टाइप किया जब उसने अचानक कुछ और शब्द जोड़ दिए। जब तक उसे एहसास हुआ उसने पहले ही टेक्स्ट भेज दिया। सान्या, धन्यवाद, मैं उन्हें एक हफ्ते तक रोकने की कोशिश करूंगी। अगर मैं पूछूं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सान्या, धन्यवाद, मैं उन्हें एक हफ्ते तक रोकने की कोशिश करूंगी। अगर मैं पूछूं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पूरे समय विवान ने कभी भी सान्या से ऐसा सवाल आने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि उसने ये सवाल क्यों पूछा, या क्या वह उसे डेट करना चाहती थी। वह इस बारे में निश्चित नहीं था। खैर, सच बताने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए विवान ने जवाब टाइप किया। विवान, नहीं, वास्तव में नहीं। क्या तुम ये पद लेना चाहती हो? बेशक आखिरी सवाल सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके प्रति उसके क्या भावनाएं थीं। जब तक कि वह पुष्टि नहीं करता, वह उसके साथ कोई रिश्ता शुरू नहीं करेगा। इसके अलावा उसे अपनी माँ के शब्द याद थे जब उसने उसे लिफाफा दिया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर वह कभी भी किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है तो उसे लिफाफा खोलना होगा। और चूंकि वह जानता था कि वह अभी तैयार नहीं है, उसने लिफाफा नहीं खोला था। दूसरी ओर सान्या, जो खुद को ऐसा संदेश भेजने के लिए डांट रही थी, वह दोनों चौंकी और उत्साहित थी। उसे आश्चर्य हुआ कि विवान उसे बिना उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप किए ऐसा जवाब देगा। उत्साह का कारण क्या था, वह खुद इस बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन वह ये समझ सकती थी कि वह खुश थी कि इस समय उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी।
जहां तक विवान के पूछे गए सवाल का सवाल था, हालांकि उसे हाँ जवाब देने की इच्छा थी, उसे पता था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी भी स्थिति में वह उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती थी जब वे एक हफ्ते से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि यह एक हफ्ता था, यह उनकी बातचीत का तीसरा मौका था। हालांकि उन्होंने अपने अनुभव, प्यार और नफरत साझा की थी, यह इस हद तक नहीं था कि वे कह सकें कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सान्या, मैं मना करती हूँ। दोनों ने 1 घंटे से अधिक समय तक चैट की जब विवान ने शुभ रात्रि कहने का फैसला किया, क्योंकि उसे दिन के दौरान कुछ और चीजें संभालनी थीं और शाम को उसे एक लड़ाई करनी थी। हालांकि वह निश्चित था कि जिस व्यक्ति से वह लड़ने जा रहा था वह उसे कोई कठिनाई नहीं देगा, फिर भी किसी भी चीज के लिए तैयार रहना बेहतर था। अगली सुबह जब विवान जागा तो उसे तब एहसास हुआ कि वह केवल एक जोड़ी कपड़े लेकर आया था। दूसरे शब्दों में, पिछले दिन जो सूट उसने पहना था उसके अलावा उसके पास बदलने के लिए कोई और कपड़े नहीं थे। अपने सिर को हिलाते हुए विवान ने पहले नाश्ता करने का फैसला किया, फिर कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाने का। अंततः वह लगभग 1 हफ्ते तक वेंचर सिटी में रहने वाला था और वह इस दौरान एक ही जोड़ी कपड़ों में नहीं रह सकता था। विवान को कपड़े बेचने वाले एक मॉल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसे कंपिन मॉल कहा जाता था, जो वेंचर सिटी का एक प्रमुख मॉल था। सूट पहने होने के कारण उसे कोई घमंडी सेल्स पर्सन नहीं मिला। कुछ कपड़े खरीदने के बाद, ताकि शहर में घूमने में आसानी हो, उसने एक कार खरीदने का फैसला किया। बेशक उसके पास पहले से ही पर्याप्त लग्जरी थी, लेकिन उसे इस समय कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे चारों ओर घूमने में मदद करे। उसने बस एक मर्सिडीज बेंज ए क्लास खरीदी जिसकी कीमत 57 लाख रुपए थी। कैश्मीर से बने कपड़े खरीदने में उसे 10 लाख रुपए खर्च हुए। कुल मिलाकर उसका वर्तमान बैलेंस 5 अरब 12 करोड़ 36 लाख 54 हजार 890 रुपये था। कार की कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग आधा घंटा लगा। इसके तुरंत बाद विवान होटल में बदलने के लिए गया। उन्होंने आज सुबह 10 बजे मिलने का तय किया था ताकि एडविन उसे कंपनी का दौरा करा सके। विवान को उन लोगों को जानना था जो वर्तमान में कंपनी के प्रभारी थे, क्योंकि वह खुद कंपनी की देखभाल शुरू नहीं करने वाला था। लेकिन अगर उन्हें पैसे की कमी थी तो वह इस समय की कमी नहीं थी। वास्तव में वह कंपनी को बड़ा बनाने के लिए अधिक पैसे निवेश करके इसे बढ़ावा दे सकता था। जब वह होटल के पार्किंग लॉट में पहुंचा तो उसने देखा कि कई पार्किंग स्पॉट पहले से ही भरे हुए थे। दूसरे शब्दों में, पार्किंग स्पेस लगभग भरा हुआ था, केवल एक जगह बची थी। उसे यकीन नहीं था कि अचानक यहाँ इतनी सारी कारें क्यों थीं। लेकिन वह इस बात के बारे में निश्चित था कि होटल में शायद एक पार्टी, सम्मेलन या बड़े बॉसों के बीच एक बैठक हो रही थी। वह कार पार्क करने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे से एक कार का हॉर्न सुना। रियरव्यू मिरर के जरिए देखने पर विवान ने देखा कि एक नीली लैम्बोर्गिनी डियाब्लो थी। हालांकि यह उसकी मर्सिडीज बेंज ए क्लास से महंगी थी, विवान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह इसे खरीदने की स्थिति में था। ये केवल 3 करोड़ रुपए की थी। उसके पास एक बुगाटी वेरॉन था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसलिए वह ये नहीं सोच सकता था कि उसके पीछे लैम्बोर्गिनी का मालिक इतना सम्मान का हकदार था कि वह पार्किंग स्पेस छोड़ दे। इसलिए उसने बस अपनी कार पार्क की और उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जो उसे लगातार हॉर्न बजा रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे नजरअंदाज किया गया है तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से खुश नहीं थी। इसलिए लैम्बोर्गिनी के दरवाजे खुले और एक युवा व्यक्ति जो वर्साचे के ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था बाहर आया। उसके पीछे एक महिला थी जो मोटी मेकअप किए हुए थी। क्या तुम अपनी इस बेकार गाड़ी को मेरी पार्किंग स्पेस से हटा सकते हो? वह लड़का विवान पर चिल्लाया जैसे ही वह विवान की ओर आक्रामकता से बढ़ा। विवान ने उसे नजरअंदाज किया और पार्किंग लॉट में मौजूद लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसके पास उन नए धनियों से निपटने का समय नहीं था जो केवल अपने माता पिता की संपत्ति को दिखाने में लगे थे। लड़का विवान की कार की ओर दौड़ा और उसके पीछे बाईं टायर पर पैर रख दिया, जबकि विवान ने देखा कि वह रुकने का कोई इरादा नहीं रखता था और कहा, अगर तुम इस बेकार चीज को यहाँ से नहीं हटाते तो मैं इसे तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा। जब विवान ने ये शब्द सुने तो उसके कदम रुक गए। उसने अभी कार खरीदी थी क्योंकि वह कुछ ऐसा चाहता था जो उसे शहर में घूमने में सुविधा प्रदान करे। अब कोई उसे धमकी दे रहा था कि वह इसे तोड़ देगा केवल कुछ समय बाद जब उसने इसे खरीदा था। हालांकि यह विवान के लिए महंगा नहीं था, लेकिन उसके लिए एक और कार खरीदने के लिए दुकान पर वापस जाना समय लेने वाला था। वह ऐसा नहीं करने वाला था क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें थीं जिन्हें उसे संभालना था। उसने उस लड़के की ओर देखा जो पहले से ही उसकी कार के टायर पर पैर रख रहा था और बस कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हें वही करना पड़ेगा। विवान के शब्द दोनों के कानों में स्पष्ट थे। अगर वे उसकी कार को तोड़ने की हिम्मत करते तो वह उनकी कार को भी तोड़ देगा। अंत में ये लड़का ही होगा जो बड़े नुकसान में होगा। हा, क्या मैंने अभी तुम्हारे शब्द सही सुने? तुम मेरी कार को तोड़ सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे खरीदने की स्थिति में हो? सूट पहनने से तुम्हें लगता है कि तुम बड़े आदमी हो?
लड़का जोर से हंसते हुए विवान को तिरस्कार से देखता है। मोटी मेकअप वाली लड़की ने विवान को देखकर हंसते हुए कहा, गैरी, यह एक देहाती है। उसे निश्चित रूप से अपनी जगह का पता नहीं है। फिर उसने विवान को तिरस्कार से देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वह कार कितनी महंगी है? बिना विवान के जवाब का इंतजार किए उसने आगे कहा, ये 3 करोड़ रुपए की है अगर तुम कस्टमाइजेशन की लागत जोड़ते हो। एक छोटी सी खरोंच भी। मुझे डर है कि तुम इसे फिर से पेंट करने के लिए भी सक्षम नहीं होगे। कुछ लाख रुपये विवान के लिए कुछ नहीं थे, न ही कुछ हजार रुपये। इसलिए उसने गैरी की ओर देखा और कहा, बस कोशिश करो और मेरा समय बर्बाद मत करो। और इसके तुरंत बाद उसने मुड़कर लिफ्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, बिना पीछे देखे। गैरी ने विवान की पीछे हत्ती हुई पीठ को देखा और उसका चेहरा गहरा हो गया। उसने कहा, चूंकि तुम मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करते, मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। और इसके साथ गैरी ने पार्किंग लॉट में चारों ओर देखा और एक बास्केटबॉल के आकार का पत्थर पाया और उसे मर्सिडीज बेंज की पीछे की विंडशील्ड की ओर फेंक दिया। क्रैश! पत्थर को बड़ी ताकत से फेंकने पर तुरंत पीछे की विंडशील्ड में अनगिनत दरारें बन गईं। इसके अलावा कार के बूट के चारों ओर का क्षेत्र विकृत हो गया। जैसे ही विवान ने एक कांच की खिड़की के टूटने की आवाज सुनी, उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि गैरी ने सचमुच अपने पत्थर से उसकी कार को तोड़ दिया था। इसके अलावा वह फिर से कार को तोड़ने के लिए पत्थर उठाने के लिए तैयार था। चारों ओर देखते हुए विवान ने एक अग्निशामक देखा। उसने उसे उठाया और धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी डियाब्लो की ओर बढ़ा। उसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल क्रियाएं ही उसके शब्दों को साबित करने के लिए पर्याप्त थीं। गैरी और उसकी लड़की किसी और की कार को तोड़ने के रोमांच का आनंद ले रहे थे जब अचानक उन्होंने पीछे से एक जोरदार क्रैश की आवाज सुनी। जैसे ही उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, उनके चेहरे पीले पड़ गए। गैरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के में सचमुच उसकी कार को तोड़ने की हिम्मत थी। उसने विवान की कार को तोड़ा क्योंकि उसे लगा कि विवान का कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसके अलावा वह खुद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था क्योंकि वह राजधानी से था। हालांकि उसका परिवार राजधानी में इतना बड़ा नहीं था, वेंचर सिटी जैसे स्थान पर वह एक ताकत के रूप में जाना जा सकता था। चूंकि वेंचर सिटी केंद्रीय प्रांत के करीब था, उसके परिवार का प्रभाव उसे लगभग कुछ भी करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसने विवान की कार को तोड़ा था, अपने परिवार के संबंधों का उपयोग करके वह पुलिस को बुलाने पर केवल कुछ हजार रुपये का भुगतान कर सकता था। लेकिन विवान द्वारा उसकी कार को तोड़ना पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से बाहर था। गुस्से की आंखों के साथ उसने विवान की ओर देखा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को तोड़ने की? क्या तुम इसे चुकाने की स्थिति में हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को तोड़ने की? क्या तुम इसे ठीक करने के लिए पैसे दे सकते हो? गैरी की आवाज़ इतनी तेज थी कि वह विवान के कानों तक पहुंच गई। लेकिन चूंकि उसने अपनी कार को नष्ट कर दिया था, विवान को इसका बदला लेना था। हालांकि गैरी ने केवल पीछे की विंडशील्ड को तोड़ा था, विवान ये सुनिश्चित करने वाला था कि यह कार कुछ और नहीं बल्कि ऐसी स्क्रैप धातु में बदल जाए जिसे ठीक नहीं किया जा सके। धमाका, क्रैश, तोड़ना, बूम! विवान की वर्तमान ताकत के साथ अग्निशामक कंटेनर की मदद से उसने आसानी से लैम्बोर्गिनी के शरीर को बर्बाद कर दिया। वर्तमान में ये लगभग चपटा हो चुका था। दूसरी ओर गैरी पागल हो रहा था। किसी ने उसकी करोड़ों की कार को नष्ट कर दिया था। अगर उसने इसका बदला न लिया तो वह गैरी नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया, हेलो, तुम लोग तुरंत यहाँ आओ। यहाँ एक ऐसा लड़का है जो अपनी जगह नहीं जानता। हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ से जवाब आया और कॉल खत्म हो गया। गैरी ने विवान को देखा, जो कार के शरीर को चपटा करने के बाद भी नहीं रुका। वह अब टायरों को नष्ट कर रहा था। हालांकि गैरी दूसरी कार खरीद सकता था, ये निश्चित रूप से परिवार के नजरिए पर असर डालेगा। किसी भी मामले में उसने हाल ही में कार खरीदी थी। अगर उसने एक और खरीदी तो वे सोचेंगे कि वह पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। पन तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बस तुम इंतजार करो, मोटे मेकअप वाली लड़की ने विवान पर चिल्लाया। वह ऐसे शानदार स्पोर्ट्स कार में घूमने का आनंद ले रही थी। अब जब यह नष्ट हो गई तो यह स्पष्ट था कि वह इसका आनंद नहीं ले सकती जब तक गैरी एक और कार नहीं खरीदता। कुछ ही समय बाद जब विवान ने अपनी कृति पूरी की, लगभग 20 युवा लिफ्ट से बाहर निकले। सभी युवा पुरुष ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। वे तुरंत विवान की दिशा में दौड़े और उसे घेर लिया, फिर उन्होंने उस पर तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास हिम्मत है, बच्चे? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। गैरी की नई लैम्बोर्गिनी को तोड़ने की हिम्मत करना, मुझे नहीं पता कि तुम बहादुर हो या बेवकूफ़। विवान ने उन युवा मास्टरों की अनदेखी की जो उसे घेर चुके थे। अगर यह पहले होता, जब उसने पेशेवर लड़ाकू की क्षमता नहीं पाई थी, तो वह निश्चित रूप से एक साथ कई लोगों द्वारा हमले से घबरा जाता। हालांकि उस समय भले ही वह जिम जाने के कारण मजबूत था, वह निश्चित रूप से इन लोगों का एक साथ सामना नहीं कर सकता था।
लेकिन अब भले ही वे एक साथ उस पर हमला करें, ये देखते हुए कि उनमें से अधिकांश की शारीरिक स्थिति कमजोर थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं लिया था, विवान उन्हें बिना किसी समस्या के हरा सकता था। इसलिए उसने बस अपनी घड़ी की ओर देखा और देखा कि समय बीत रहा है। उसे अभी भी अपने कपड़े बदलने थे इससे पहले कि अद्विन आए, अन्यथा वह देर हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए उसने जाने का फैसला किया। अगर वे उसे रोकने की कोशिश करते तो वह इन बच्चों को एक अच्छा सबक सिखाने में संकोच नहीं करता। दूसरी ओर लिफ्ट फिर से खुली। इस बार दर्जनों लड़कियां शानदार मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए बाहर निकलीं। उन्होंने पार्किंग स्थल के दूर के छोर पर देखा, जहां लड़के किसी को घेर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय लड़ाई शुरू हो सकती है। ये युवाओं का समूह राजधानी से मजे करने आया था। उन्होंने वेंचर सिटी में मिलने का फैसला किया था इससे पहले कि वे अन्य शहरों में जाकर दृश्यों का आनंद लें। उन्हें यहाँ मिलकर ये तय करना था कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे बस चर्चा करने वाले थे जब गैरी ने उन्हें बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे समस्या में डाल दिया है। एक दोस्त के रूप में वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। इसलिए वे सभी उस स्विच से बाहर दौड़ पड़े जहां वे अभी अभी इकट्ठा हुए थे। चूंकि लिफ्ट छोटी थी और सभी को उसमें नहीं समा सकती थी, उन्होंने तय किया कि पहले लड़के बाहर जाएंगे और फिर लड़कियां। लड़कियों के समूह में एक लड़की थी जो ध्यान में नहीं थी। अगर स्टीव यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उसे पहचानता, क्योंकि वह वही लड़की थी जो रॉय परिवार के साथ विवान के साथ सगाई के लिए गई थी। इस समय उसके विचार इधर उधर घूम रहे थे, ये सोचते हुए कि वह विवान से कब मिलेगी। जब भी वह उस शादी के बारे में सोचती, वह समय समय पर शर्माती थी, जो 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद होने वाली थी। दीपिका, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम लगातार शर्माती जा रही हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एक लड़की ने पूछा, जिसकी बैंग्स उसकी बाईं आंख को ढक रही थी जब वे दृश्य की ओर बढ़ रही थीं। ओह, तुम क्या कह रही हो? दीपिका ने लड़की की ओर देखा, लेकिन उसके सवाल से यह स्पष्ट था कि वह थोड़ी देर पहले ही ध्यान में नहीं थी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की ने चौंकते हुए पूछा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा कहना बंद करो। दीपिका ने विवान के बारे में सोचते हुए शर्माते हुए कहा। उसने विवान से पहले मिल चुकी थी और वह पिछले 1 साल से उससे प्यार कर रही थी। उसे उस दिन की याद थी। वह उस समय अपने दोस्तों के साथ क्रिस्टल सिटी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे वे अब योजना बना रहे थे। उस समय उसे पेट में समस्या थी। नतीजतन वह लंबे समय तक वॉशरूम में रही। इस कारण से जब वह बाहर आई तो उसने पाया कि उसके दोस्त पहले ही चले गए थे। तारांकन फ्लैशबैक। जब वह रेस्तरां से बाहर निकल रही थी, वह सड़क पार करने ही वाली थी जब उसे पीछे खींच लिया गया और वह एक लड़के की छाती में गिर गई। जैसे ही उसे खींचा गया, एक कार तेजी से गुजरी। अगर उसे समय पर खींचा नहीं गया होता तो वह निश्चित रूप से टकरा जाती। जिस गति से कार चलाई जा रही थी, उसके बाद बचना एक चमत्कार होता। हालांकि वह उस व्यक्ति पर चिल्लाने ही वाली थी जिसने उसे खींचा और उसे अपनी छाती में गिरा दिया। उसे अपने शब्दों को निगलना पड़ा क्योंकि उसकी शरीर उस समय हिल गई जब उसने तेज चलती कार के साथ आने वाली हवा को महसूस किया। किसी भी चीज के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे बस ये पता था कि उसे बचा लिया गया था। कुछ सेकंड बाद उस व्यक्ति ने उसके कंधों को पकड़कर उसे अपने गले से धकेल दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और पहली बार उसके चेहरे को देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा कितना सुंदर है, नीली आंखें और अनोखी छोटी चांदी की बाल। ये लड़का बहुत हैंडसम था। तुम्हें अगली बार सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही वह बिना धन्यवाद के या उसके लिए कुछ मांगने के बिना चला गया। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह ये थी कि उसके कपड़े सस्ते लग रहे थे, लेकिन उसकी काया बहुत अच्छी थी। जब वह उसकी छाती पर थी, उसने स्पष्ट रूप से उसके मांसपेशियों को महसूस किया। उस पल से वह उसके प्रति दीवानी हो गई। वह उससे प्यार करने लगी और यह प्यार बढ़ता गया जब तक कि वह इसे और नहीं रोक सकी। चूंकि उसने अब तक उसे धन्यवाद नहीं दिया था, उसने तय किया कि वह उससे शादी करेगी। इसलिए उसने अपने दादा की मदद मांगी। फ्लैशबैक समाप्त। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुम इसे छिपाने की कोशिश कर रही हो, है ना? लड़की ने फिर से पूछा। तुम पिछले साल बाहर जाने के बाद से बहुत बदल गई हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा व्यवहार कल से विशेष रूप से अजीब हो गया है और आज यह एक कदम और बढ़ गया है। लड़की ने जारी रखा। दीपिका उस पल में वह लड़की नहीं थी जो वह पहले थी। वह उस समय एक निर्णायक लड़की थी। अगर कोई उसे चिढ़ाता तो वह निश्चित रूप से उसे इसका भुगतान कराती। लेकिन अचानक उसका चरित्र 1 साल पहले अचानक बदल गया। अब वह लंबे समय तक ध्यान में खोई रहती थी और कभी कभी मुस्कुराती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले दीपिका और वर्तमान दीपिका 2 अलग अलग लोग हैं। दीपिका ने लड़की को पास खींचा और उसके कान में फुसफुसाया, पूजा, तुम जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे एक रहस्य रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी दोस्ती खत्म कर दूंगी। देखो, मैं 2 दिन पहले सगाई कर चुकी हूँ।
मैं 21 साल की उम्र में शादी करूंगी। पूजा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं जब उसने ये शब्द सुने। वह चौंकने ही वाली थी जब दीपिका ने तेजी से उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसे घूरा और पूजा को अपनी चीख निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने देखा कि वह शांत हो गई है, दीपिका ने उसका मुंह छोड़ दिया। लेकिन तुरंत बाद पूजा ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी सगाई किसी से हुई है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे, तुम कितनी गपशप करने वाली हो। खैर, सगाई की पार्टी तब आयोजित की जाएगी जब मैं उससे मिलूंगी। दीपिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे नहीं मिली हो और तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो। वह लड़का ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना बदल देता है? पूजा ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। दीपिका जवाब देने ही वाली थी जब वे दृश्य पर पहुंच गईं। उसने देखा कि 15 से अधिक युवाओं के बीच एक युवा आदमी नीली आंखों, चांदी के बालों और सुंदर चेहरे के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी हरकतें ठहर गईं और वह उस युवा आदमी को एक सफेद सूट में चौकस आंखों से देखती रही। उसकी चेरी लिप्स खुल गईं जैसे उसने उस युवा आदमी को अविश्वास में देखा। पूजा ने उसकी प्रतिक्रिया देखी। वह उस युवा आदमी को देखने लगी और उसे नापने लगी। फिर उसने दीपिका की ओर देखा और कहा, वह सिर्फ एक हैंडसम लड़का है, तुम्हारे चेहरे पर उस तरह की प्रतिक्रिया क्यों? जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी हरकतें ठहर गईं और उसने सफेद सूट में खड़े युवा आदमी को चौकसी से देखा। उसकी चेरी लिप्स खुल गईं जैसे उसने उस युवा आदमी को अविश्वास में देखा। पूजा ने उसकी प्रतिक्रिया देखी। वह उस युवा आदमी को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उसे नापने लगी। फिर उसने दीपिका की ओर देखा और कहा, वह तो बस एक हैंडसम लड़का है, तुम्हारे चेहरे पर उस तरह की प्रतिक्रिया क्यों? दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया और वह घेराबंदी की ओर बढ़ गई। विवान को दीपिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में, जब वह इस बड़े समूह के युवाओं का सामना कर रहा था, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने फिर से अपनी घड़ी देखी और देखा कि उसने कुछ और मिनट बर्बाद कर दिए हैं जिन्हें वह अन्य चीजों में इस्तेमाल कर सकता था। ये देखकर उसने तय किया कि अब वह इन युवाओं के साथ खेलना नहीं चाहता। उसने उनके तिरस्कार भरे चेहरों की अनदेखी की और लिफ्ट की ओर चलने लगा। बेशक उसके सामने कुछ युवा थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि विवान चलने लगा है, वे उसके पास आकर भयानक मुस्कान के साथ उसे घेरने लगे। चूंकि तुमने गैरी की कार को तोड़ने की हिम्मत की, हमें तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा और तुम्हें तुम्हारी जगह पर रखना होगा। केवल इतना ही नहीं, तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसके लिए भुगतान करना होगा, भले ही तुम्हें अपने कुछ अंग बेचने पड़ें। मुझे पता है कि कहाँ ऐसे लोग हैं जो ये अंग खरीद सकते हैं। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? बस उसे पीट दो। सही कहा। खैर, चलो उसके साथ थोड़ा खेलते हैं। अगर हम एक साथ उस पर हमला करें तो यह मजेदार नहीं होगा। चलो, उसे थोड़ी उम्मीद देते हैं कि वह भाग सकता है। मैं पहले जाऊंगा। एक युवा का शरीर भारी था। उसकी ऊंचाई पहले से ही 1.93 मीटर थी। उसे सभी युवाओं में सबसे बड़े शरीर वाला कहा जा सकता था। इसके अलावा ये युवा उस दिशा में था जहां विवान जा रहा था। इसलिए दूसरों ने कुछ नहीं कहा और माना कि यह लड़का पहले हमला करेगा। युवक विवान की ओर बढ़ा जब बाकी लोग रुक गए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि विवान उसकी ओर बढ़ रहा है, वह भौंक गया। ये केवल एक पल था, अगले ही सेकंड में उसकी भौहें चिढ़ गईं और उसके स्थान पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है तुम अपने बारे में अच्छी तरह जानते हो। यहाँ आओ ताकि मैं इसे जल्दी खत्म कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उस लड़के ने कहा जब वह विवान के पास पहुंचने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही विवान उसके सामने आया, उस लड़के ने लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया और शुरू करने के लिए तैयार था जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। विवान उसके पास से गुजर गया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। भारी सभी, यह न केवल उसे चौंका गया बल्कि दूसरों को भी। विवान बस चला गया, जबकि वे एक टकराव की उम्मीद कर रहे थे। तुम क्या कर रहे हो टेरेंस? देखो, तुम उसे भागने दे रहे हो। इस समय गैरी चिल्लाया क्योंकि वह विवान का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी चिल्लाहट एक संकेत की तरह थी क्योंकि बाकी लोग अपनी होश में लौट आए और फिर से विवान को घेर लिया। इस बार गैरी और उसके कुछ करीबी दोस्त टेरेंस के पहले हमले का इंतजार नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे तुरंत विवान की ओर दौड़े, अपने मुट्ठियों को लहराते हुए उसे पीटने के लिए तैयार थे। वे बस विवान के पास पहुंचने ही वाले थे जब एक चिल्लाहट ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा। फिर उन्होंने देखा कि दीपिका आगे बढ़ रही है और उनके सामने खड़ी हो गई, विवान के रास्ते में रुकते हुए, जो अभी भी ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम क्या कर रही हो दीपिका? गैरी ने दीपिका को गुस्से से देखा। तुम उसे हमला नहीं कर सकते, मैं इसकी अनुमति नहीं देती। अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो तो तुम इस पल से मेरे दुश्मन बन जाओगे, दीपिका ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ दीपिका, तुम बहुत मजेदार हो, तुम यहाँ कौन सा मजाक कर रही हो? गैरी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपिका विवान की रक्षा करने जा रही है।
फिर भी वे एक दोस्त का समूह थे और उसे यकीन था कि दीपिका किसी अनजान के लिए उसके खिलाफ नहीं जाएगी। हालांकि वे बहुत करीबी नहीं थे, लेकिन कम से कम उसके और दीपिका के बीच का रिश्ता इतना अच्छा था कि वह उसकी मदद करती अगर वह समस्या में होता। लेकिन ये तब तक था जब तक कि उसे मदद करते समय कोई नुकसान नहीं होता। मैं इस बारे में गंभीर हूँ। तो तुम अपना चुनाव करो। दीपिका ने बिल्कुल भी झुकने का इरादा नहीं दिखाया। वह विवान की रक्षा करने के लिए गंभीर थी। अन्य युवा दीपिका के इस कदम से भ्रमित थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। इस समय पूजा आगे बढ़ी और दीपिका को रास्ते से हटाने की कोशिश की। तुम क्या कर रही हो दीपिका? क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि वह हैंडसम है तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो और गैरी के साथ दुश्मन बनना चाहती हो? पूजा, तुम बिल्कुल नहीं समझती। दीपिका ने बिना कुछ समझाए जवाब दिया। गैरी के चेहरे पर गंभीरता थी। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि दीपिका किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए क्यों जा रही थी जिसे उसने अभी अभी देखा था क्योंकि वह हैंडसम था। उसकी कार के बारे में सोचते हुए, जो वर्तमान में स्क्रैप धातु थी, उसने दीपिका की चेतावनी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और विवान की ओर बढ़ा। वर्तमान में विवान लिफ्ट से केवल लगभग 100 मीटर दूर था। ये देखकर कि गैरी उसके खिलाफ जाने वाला था जबकि उसने उसे चेतावनी दी थी, दीपिका तेजी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वह गैरी के साथ तुलना नहीं कर सकती थी, जो एक पुरुष था, और वह आसानी से उसे पार कर गया। वह अकेला नहीं था, उसके 4 दोस्तों ने भी दीपिका को पार कर लिया। ये देखकर दीपिका घबरा गई और उन पर चिल्लाई, गैरी, तुम मेरी मंगेतर को छूने की हिम्मत मत करना। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया जैसे कि एक विद्युत धारा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग रुक गए। फिर उन्होंने सभी अविश्वास की आंखों से दीपिका को देखा। ये लड़का वास्तव में दीपिका का मंगेतर था। कैसे? कब? वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि विवान कैसे उसका मंगेतर बन गया। इसके अलावा उन्हें सगाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूजा, जो दीपिका का हाथ पकड़े हुए थी, उनमें से सबसे ज्यादा हैरान थी। वह वही थी जिसे दीपिका ने बताया था कि उसने 2 दिन पहले सगाई की थी। इस पल में उसने अंततः समझा और अविश्वास में दीपिका को देखा। अब उसे समझ में आया कि जब दीपिका विवान को देख रही थी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो ये पता चला कि वह उसका मंगेतर था। दूसरी ओर विवान की प्रतिक्रिया दूसरों से अलग नहीं थी। बस इतना था कि उसकी प्रतिक्रिया उतनी बड़ी हुई नहीं थी, लेकिन वह भी ये सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मंगेतर? वह कब से मंगेतर बना था? अगर वह सब कुछ सही से याद करता है तो उसने कभी सगाई नहीं की थी। लेकिन अब कोई ऐसा था जो उसे मंगेतर कह रहा था। फिर उसने सोचा था कि कोई आएगा और उसे अपनी प्रेमिका होने का दावा करेगा। उस समय उसके पास केवल एक मोटरसाइकिल थी जो सिस्टम ने उसे इनाम में दी थी। लेकिन अब उसके सूट के अलावा उसके पास कुछ भी महंगा नहीं था। जब उसने मर्सिडीज बेंज ए क्लास को देखा तो ये कुछ ऐसा नहीं था जो स्पष्ट रूप से एक बड़े परिवार से आई लड़की को उसकी प्रेमिका होने का दावा करने के लिए प्रेरित करे। रुको, प्रेमिका नहीं, उसने तो खुद को उसकी मंगेतर बना लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि वह कभी न कभी उससे शादी करने वाला था जब तक कि सगाई को रद्द नहीं किया गया। विवान ने गैरी और उसके दोस्तों के ठीक पीछे खड़ी लड़की की ओर देखा जिसकी आंखें ग्रे थीं। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, उसे उसकी कोई याद नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उसने कभी उसे नहीं देखा था। न केवल उसका चेहरा अज्ञात था, बल्कि उसकी आवाज भी अज्ञात थी। उसकी आकृति तो छोड़ ही दीजिए। उसने उसके बारे में अपनी यादों में कुछ भी नहीं पाने के बाद उसने बस अपना सिर हिलाया और सोचा, शायद उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। नहीं, उसने निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को पहचान लिया। लेकिन मैं इस मौके का उपयोग कर सकता हूं ताकि मैं यहां से बिना और समय बर्बाद किए निकल जाऊं। जब उसने इस बिंदु पर सोचा, उसने दीपिका को एक आखिरी नज़र दी और फिर लिफ्ट में चला गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट बंद हो गई। दीपिका ने देखा कि विवान चला गया। उसके दिल में कन्फ्लिक्टेड भावनाएं थीं और उसे कड़वाहट महसूस हुई। जिस तरह से विवान ने उसे देखा, वह एक अजनबी से मिलने वाले व्यक्ति की तरह था। उसने सोचा था कि वह उसे याद कर सकेगा। किसने सोचा था कि वह उसे पहचान नहीं रहा था? हालांकि उसके दिल में कड़वाहट थी, उसने अभी भी याद किया कि वे केवल एक बार मिले थे और वह भी 1 साल पहले। शायद उसने उस घटना को पहले ही भुला दिया होगा। दूसरी ओर, हालांकि वे सगाई कर चुके थे, विवान उस समय सगाई में नहीं था। इसलिए ये समझ में आता था कि वह उसे पहचान नहीं सकेगा। और यह कि वह सगाई के बारे में क्यों नहीं जानता था, उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस सोचा कि वह अपने दोस्तों के सामने इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। दीपिका, क्या तुम सच में कह रही हो कि वह तुम्हारा मंगेतर है? पूजा ने उस पल पूछा जब विवान लिफ्ट में गायब हो गया। वह अकेली नहीं थी जो इस बारे में जिज्ञासु थी, क्योंकि बाकी सभी ने भी उसे ऐसे देखा जैसे उन्हें एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। दीपिका, क्या तुम सच में कह रही हो कि वह तुम्हारा मंगेतर है? पूजा ने उस पल पूछा जब विवान लिफ्ट में गायब हो गया।
वह अकेली नहीं थी जो इस बारे में जिज्ञासु थी, क्योंकि बाकी सभी ने भी उसे ऐसे देखा जैसे उन्हें एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। दीपिका ने गहरी सांस ली। पहले उसने यह बात बताने का कोई इरादा नहीं किया था कि वह अब सगाई कर चुकी है। वह चाहती थी कि सगाई की पार्टी तक इंतजार करे ताकि वह इसे सार्वजनिक कर सके। लेकिन इस वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा था कि उसके पास इसके बारे में बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, हम 2 दिन पहले सगाई कर चुके हैं और मैं 21 साल की उम्र में शादी करूंगी, दीपिका ने शांत स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, वे सभी सोचने लगे कि विवान का बैकग्राउंड क्या होगा। दीपिका का मंगेतर बनने के लिए उसके पास अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना? उन्होंने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि वे उसे हमला करने ही वाले थे। यहाँ मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि आल्टन दीपिका पर कितना ध्यान देता है, और अगर उसने विवान को उसका मंगेतर मान लिया है तो ये स्पष्ट था कि उसके पास भी क्षमताएं और अच्छा दर्जा होना चाहिए जो दीपिका के साथ मेल खा सके। और अगर उन्होंने विवान को पीटा तो निश्चित रूप से उन्हें आल्टन के क्रोध का सामना करना पड़ता। ये तो छोड़िए, विवान का अपना परिवार भी था। गैरी ने उस मर्सिडीज बेंज ए क्लास को देखा जिसे उसने अभी तोड़ा था। अब वह इस बात को भूल गया था कि उसकी कार को तोड़ा गया था और वह सोच रहा था कि विवान अब क्या करेगा। हालांकि उसका परिवार दीपिका के सिन्हा परिवार की तुलना में इतना कमजोर नहीं था। अगर विवान का परिवार सिन्हा परिवार के साथ मिलकर काम करता है तो उसकी किबो परिवार को निश्चित रूप से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस विचार से उसने गला निगला। उसने दीपिका की ओर देखा और कहा, दीपिका, मुझे खेद है लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा मंगेतर है, अन्यथा मैं उस पर हमला कैसे कर सकता था। हुम्फ। दीपिका ने बस एक बार हंसते हुए सिर को एक तरफ मोड़ दिया। ये देखकर गैरी केवल अपने सिर को कुचला सका। उसने फिर से विवान की मर्सिडीज को देखा और तय किया कि उसे इसके लिए मुआवजा देना होगा क्योंकि उसने अभी उसकी कार को तोड़ा था। हालांकि उसकी कार भी तोड़ी गई थी, यह उसकी गलती थी कि उसने पहले विवान की कार को तोड़ा। दीपिका, तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि तुम सगाई कर चुकी हो? सही कहा, अगर तुमने पहले कहा होता और हमें अपने मंगेतर से मिलवाया होता तो हम निश्चित रूप से उसे कोई समस्या नहीं देते। दीपिका ने समूह की ओर देखा और कहा, अब तुम जानते हो, तुम बेहतर है कि इस खबर को तब तक न फैलाओ जब तक सगाई की पार्टी नहीं हो जाती। हाँ हाँ हाँ, युवाओं के समूह ने सिर हिलाया, लेकिन निश्चित रूप से सभी युवा इस बात से खुश नहीं थे कि दीपिका सगाई कर चुकी थी। दीपिका समूह में एक महान सुंदरता थी और कई लड़के उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उसने कभी भी उन्हें सीधे मना नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से ये केवल पिछले साल तक था। क्रिस्टल सिटी की यात्रा के बाद वह बदल गई और सीधे उनके प्रस्तावों को मना करने लगी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, जब भी उन्होंने उसे पटाने के बारे में कुछ कहा, वह गुस्सा हो जाती और टैंट्रम करने लगती। उन युवाओं के समूह में जो दीपिका को पटाने की कोशिश कर रहे थे, एक लड़का था जिसका नाम था हर्ष। वह उन सभी में सबसे अच्छे बैकग्राउंड वाला था और वह दीपिका का पीछा करने में सबसे सक्रिय था। उसका परिवार दीपिका के परिवार से मजबूत था। नतीजतन वह इस बात से डरता नहीं था कि वह उसे कोई समस्या देगी। हालांकि उसने कई बार उसे मना किया था, वह हमेशा फिर से वापस आता और उसे प्रस्ताव देता। ये यात्रा के दौरान भी वह फिर से उसे बाहर ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन किसने सोचा था कि वह सगाई कर लेगी? उसने विवान के बारे में सोचते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने देखा कि विवान दीपिका की परवाह नहीं करता था और यही कारण था कि वह और भी अधिक गुस्से में था। उसने सोचा कि वह लड़का और उसका परिवार दीपिका पर सगाई थोप रहे हैं, इसलिए उसने तय किया कि वह उसके लिए इसे हल करने जा रहा है। अगर वह ऐसा करने में सफल रहा तो उसे यकीन था कि दीपिका की नज़र में उसकी छवि बढ़ेगी और उसे अपनी महिला बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। इस बारे में सोचते हुए उसने अपने मन में योजनाएं बनाई जो जल्द से जल्द लागू की जाएंगी। क्या तुम जानती हो कि सान्या कब वापस आएगी? पूजा ने दीपिका से फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हम उसे वहां क्रिस्टल सिटी में मिल सकते हैं। मैं कल वहां थी लेकिन जब मैं अपने दादा के साथ जा रही थी तो मैं इसे पूरी तरह से भूल गई, दीपिका ने जवाब दिया। अपने स्वीट में पहुंचने के बाद विवान ने कपड़े बदले और ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसका फोन बजा। यह अद्विन था जो पहले ही पहुंच चुका था और विवान को कंपनी में ले जाने और उसे दिखाने के लिए तैयार था। चूंकि उसकी कार पहले ही तोड़ दी गई थी, उसे एक और लेनी होगी, लेकिन ये तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह कंपनी के मुद्दे को खत्म नहीं कर लेता। वह होटल से बाहर निकला, लेकिन वह भूमिगत पार्किंग में नहीं गया क्योंकि वहां उसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं था, क्योंकि वहां उसकी कोई कार नहीं थी। इसके अलावा वह उन लोगों से मिलना नहीं चाहता था जो केवल उसे और देरी कराते। जब वह बाहर निकला तो उसने पाया कि अद्विन ने अपनी कार होटल के पास सड़क पर पार्क की थी। चूंकि उसकी कोई कार नहीं थी, उसे अद्विन की कार पर निर्भर रहना पड़ा।
जैसे ही वह अंदर बैठा, अद्विन ने उसे गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया। सुबह बखैर श्री विवान। सुबह बखैर श्री अद्विन। विवान ने अपनी सामान्य हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अद्विन ने फिर कार चलाना शुरू किया और विवान के साथ बातचीत करने लगा। हालांकि अद्विन अमीर था और उसने खुद के लिए एक ड्राइवर रख लिया होता, लेकिन वह खुद कार चलाने में कोई आपत्ति नहीं करता था। श्री अद्विन, क्या इस शहर के युवा इतने बदतमीज हैं? तुम जानते हो, उनमें से एक ने थोड़ी देर पहले मेरी कार तोड़ दी। बातचीत के थोड़े समय बाद विवान ने पूछा। जैसे ही विवान ने ये कहा, अद्विन का चेहरा बदल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवान की कार को तोड़ने की हिम्मत कर सकता है। जब उसने देखा कि विवान पर कोई चोट नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। ये केवल एक पल बाद था जब उसे याद आया कि विवान कमजोर नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? अगर तुम जानते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे इसके लिए भुगतान करें। मुझे उनमें से कोई नहीं पता। ये 30 से अधिक युवाओं का एक समूह था और उन्हें भुगतान करने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बस उसकी कार को तोड़ दिया जब उसने मेरी की, विवान ने जवाब दिया। अद्विन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि विवान ने दूसरी पार्टी की कार को नष्ट कर दिया, लेकिन विवान की स्थिति को देखते हुए उसे पता था कि विवान इस घटना के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था और यही कारण था कि उसने दूसरी पार्टी की कार को तोड़ने पर ही छोड़ दिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से अपनी ताकत के आधार पर या एक अमीर व्यक्ति के रूप में दूसरी पार्टी को गायब कर सकता था। खैर, उस लड़के ने क्या किया? अद्विन जानने के लिए उत्सुक था कि जब विवान ने उसकी कार को तोड़ा तो उस लड़के ने क्या किया। उसे यकीन था कि वह युवा, जितना भी गर्म खून वाला था, निश्चित रूप से चीजों को ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। खैर, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मुझ पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वे मुझ पर हमला कर पाते, एक लड़की अचानक आए और उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि मैं उसका मंगेतर हूँ। ये बात मुझे चौंका गई। विवान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ये सोचते हुए कि वह लड़की उन सभी के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई जो उसे हमला करना चाहते थे। अंत में उसने कहा कि वह उसका मंगेतर था। हालांकि विवान ने सोचा कि वह बस एक बहाना बना रही थी ताकि दूसरों को उस पर हमला करने से रोका जा सके, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह गंभीर थी। इसके अलावा उसकी आंखों में जो देखी गई थी, उसने सब कुछ कह दिया था। हा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पहले से ही एक मंगेतर रखते हो। तो शादी कब है? मुझे आना होगा, अद्विन ने हंसते हुए पूछा। कौन सा मंगेतर? मेरी तो कोई प्रेमिका भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर दिया। विवान ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। जब अद्विन ने यह सुना तो वह चौंक गया। उसने अपने आप से सोचा, क्या आजकल के युवा इस तरह होते हैं? वे इतना खेलते हैं कि वे ये भी भूल जाते हैं कि उनका मंगेतर कौन है। ये पीढ़ी नकारात्मक रूप से विकसित होती दिख रही है। उसने केवल इस बिंदु पर सोचा जब उसने विवान को पीछे की सीट पर देखा, रियरव्यू मिरर के माध्यम से। अगर उसने जो सोचा था वह कहा, तो यह निश्चित रूप से विवान को अपमानित करने के समान होगा, जो खुद भी एक युवा था। लेकिन विवान पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वह जो कुछ भी करता था उसमें गंभीर था। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद वे अंततः शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। इस क्षेत्र में इमारतों की संख्या कम थी और मुख्य रूप से कारखाने थे जो इन क्षेत्रों में स्थित थे। विवान को पहले से ही पता था कि सुरक्षा प्रवर्तन का मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में स्थित है जब उसने इंटरनेट पर जानकारी पढ़ी थी। इसका कारण ये था कि उन्हें पर्याप्त जगह की आवश्यकता थी जो प्रशिक्षण मैदान के रूप में उपयोग की जा सके। मुख्यालय ने 2 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया। प्रशिक्षण मैदान ने अधिकांश स्थान लिया, लेकिन जो बात और भी अद्भुत थी वह ये थी कि पूरे क्षेत्र को 4 मीटर ऊंची परिधि की दीवार से घेर दिया गया था। गेट पर कुछ लोग काले सुरक्षा यूनिफॉर्म में थे जिन पर सुरक्षा प्रवर्तन का लोगो था। उन्होंने जैसे ही अद्विन की परिचित कार को देखा, गेट खोल दिया। जब वे अंदर गए, विवान ने वातावरण में बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सैनिकों के प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर गया हो। हालांकि वह केवल उसके सामने की 5 मंजिला इमारत देख सकता था, वह अनुमान लगा सकता था कि इस इमारत के पीछे प्रशिक्षण मैदान होगा। वह अद्विन के साथ उतरा और इमारत में प्रवेश किया। अद्विन ने पहले कंपनी के प्रबंधन टीम का परिचय देने का निर्णय लिया। विवान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उसने बस अद्विन का अनुसरण किया। दोस्तों, कुछ दिनों तक एपिसोड कम रहेंगे। क्विकी कहानी में कुछ समस्या है। कुछ दिनों के लिए कम एपिसोड के साथ एडजस्ट करें। मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगा।